सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, आज माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको प्लेग ऐसे के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्लेग ऐसे जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्लेग ऐसे से। इसमें आपको लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली अच्छा सा दूंगी, मे बी दो भी दे दूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्लेग ऐसे। प्लेग ऐसे एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए। जब भी मैं कहूँ, देखिए आराम से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये बैक्टीरियाज की मैं कॉलोनी कुछ बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, है ना, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही ध्यान से। तो ये मैंने बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हैं वो बनानी है। ठीक है, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, ये बन गई बैक्टीरिया की कॉलोनीज। ठीक है, अब आप बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं आपको पता है, बताइए बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जब भी क्या किया जाएगा, बैक्टीरियोफेज को डाला जाएगा। जैसे ये है एक पेट्री डिश, यूं समझ लीजिए। चलिए मैं एक अच्छे से ही पेट्री डिश बना देती हूँ आपके लिए। वेट करिए ज़रा। ओके, रुकिए ज़रा थोड़ा सा। ओके, तो पेट्री डिश बनाते हैं हम। ठीक, ये हो गई जी, पेट्री डिश हो गई। ये बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैम, कहाँ टाइम वेस्ट किया तुम्हारा। ठीक है, ये पेट्री डिश हो गई। ऐसी पेट्री डिश होती है हमारी, पेट्री डिश ऐसे ही है। इसमें क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है इस पे, बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे। और आप क्या ऐड कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है ऑलरेडी इसमें और आप ऐड कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, अटैक करेगा बैक्टीरिया पे। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब जब कुछ बैक्टीरिया खत्म होंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया थे, लेकिन बीच जैसे में बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया और ये यहाँ से कुछ बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो क्या फॉर्म हुआ, एक प्लैक फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, एक प्लैक फॉर्म हुआ। समझ के, तो जब भी क्या किया जाता है, बैक्टीरियोफेज को ससेप्टिबल सेल्स के साथ प्लेस किया जाता है, तो एक सर्कुलर एरिया सा बनता है रिड्यूस्ड टर्बिडिटी का। टर्बिडिटी ऐसे हम पानी में कहें तो थोड़ा मतलब धुंधला धुंधलापन जो होता है, तो यहाँ धुंधलापन कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्या बनेगा, एक सर्कुलर सा एरिया बनेगा रिड्यूस्ड टर्बिडिटी का, जिसको प्लैक कहते हैं। तो प्लैक, अगर मुझे प्लैक को डिफाइन करना हो कि प्लैक जो है वो क्या होता है, तो मैं कहूंगी प्लैक को कि जो नंबर है इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल का एक सैंपल में, ठीक है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं प्लैक को। प्लैक आप समझ गए कि जब बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, जो वो बैक्टीरिया को किल करेगा, वहां पे क्या होगा, आपको फिर साफ साफ सा नजर आने लगेगा वो जगह, वहां पे बैक्टीरिया जो है आपको नहीं दिखेंगे, तो उसको आप क्या कह देंगे, प्लैक कह देंगे। ठीक है, तो प्लैक ऐसे, प्लैक नहीं कहूंगी, प्लैक ऐसे मोर अप्रोप्रिएटली। ये जो है क्यों यूज किया जाता है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो नंबर है, द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स, ओके, उसका हम पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स कैन बी क्वांटिफाइड। ओके, उनका नंबर जो है हम पता लगा सकते हैं बाई विच ऐसे, बाई प्लैक ऐसे। समझ के आप, चलिए ठीक है। अब प्लैक ऐसे में क्या क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे, एक डाइल्यूट सैंपल लेंगे। किसका लेंगे, वायरस पार्टिकल्स का। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज थे तो या आप समझ लीजिए कि ये क्या था, डाइल्यूट सैंपल ऑफ वायरस पार्टिकल। ओके, डाइल्यूट सैंपल ऑफ वायरस पार्टिकल्स। समझ गए आप, चलिए समझ गए मैम, ठीक है। तो अब उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप एक प्लेट में डाल देंगे। ठीक है, ये प्लेट हो गई जिसपे ऑलरेडी क्या है, होस्ट सेल्स है। तो आपको नंबर काउंट करना है लेसेंस का, मतलब प्लैक्स का, जो कि बनेंगे बैक्टीरियल के अटैक से। अब प्लैक जब भी बनता है, प्लैक जब भी प्लेट पे बनेगा, ओके, तो वहां पे क्या आपको ऐसे खाली खाली जगह दिखेगी, मतलब वहां पे जो विरियन है, ठीक है, उसने इन्फेक्ट किया है सेल को। ठीक,
धीरे धीरे वायरस रेप्लिकेट करता है, क्या करता, होस्ट सेल में रेप्लिकेट करता है और बहुत सारी सेल लाइज होती हैं। जब बहुत सारी सेल लाइज होती हैं तो और भी वायरस की प्रोजनी जो है वो रिलीज होगी, विरियॉन्स जो हैं और भी रिलीज होंगे, आसपास की सेल्स को इन्फेक्ट करेंगी। और क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारी साइकिल्स होंगी इन्फेक्शंस की, और आपको जनरली थोड़ी ही टाइम के बाद बहुत सारी सेल्स जो हैं वो दिखेंगी कि खत्म हो चुकी हैं और बहुत सारे विजिबल प्लैक्स दिखेंगे। ठीक है, तो आप एक टर्म पढ़ेंगे PFU। ओके, इसका मतलब होता है प्लैक फॉर्मिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? प्लैक फॉर्मिंग यूनिट इसको कहा जाता है। ओके, प्लैक फॉर्मिंग यूनिट। तो प्लैक फॉर्मिंग यूनिट क्या होता है? जो बैक्टीरियोफेज केपेबल होते हैं प्रोडक्टिवली किसी सेल को इन्फेक्ट करने के, उसी को हम प्लैक फॉर्मिंग यूनिट कहते हैं। तो जो भी बैक्टीरियोफेज क्या कर पा रहे हैं, केपेबल हैं प्रोडक्टिवली किसी सेल को इन्फेक्ट करने के, यहाँ से जो बैक्टीरियोफेज जो प्रोडक्टिवली एक सेल को इन्फेक्ट कर पा रहे हैं उनको हम प्लैक फॉर्मिंग यूनिट कहते हैं। तो समझ लीजिए कि ये है आपके पास यहाँ पे एक ये वायरस पार्टिकल समझ लीजिए, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया है, और ये क्या है समझ लेंगे आप कि ये क्या है, वायरस है आपका, मतलब कि बैक्टीरियोफेज है। और ये बैक्टीरियोफेज जो है वो कौन सी सेल पे है? ये बैक्टीरियल सेल पे है। ये सेल कौन सी है? ये सारी सेल्स जो हैं ये बैक्टीरियल सेल हैं। ये समझ लेंगे कि ये बैक्टीरियल सेल्स जो हैं ये एक प्लेट में है। ठीक है, फिर थोड़ी ही देर बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहला हो गया कि एक फेज ने इन्फेक्ट किया एक सिंगल सेल को। ठीक है, फिर बाकी की भी सेल्स होंगी। जी मैम, बिल्कुल बाकी की भी सेल्स होंगी। अब इस सेल में पहले क्या होगा, इस सेल में एक था, एक से दो बने, दो से तीन बन गए, चार बन गए, और भी बन गए, है ना, और भी आपके पास बन गया। अब क्या होगा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में भाई बाकी की जो आपकी सेल्स हैं, ये जो आप सेल्स बना रही हैं, इन सेल्स तक वायरस पहुंच जाएगा। अब इन सेल्स तक वायरस जो है वो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये सेल जो है वो क्या हो गई, इसकी लाइसिस हो गई। इस सेल की यहाँ क्या हो गई, देखिए लाइसिस हो गई। तो यहाँ से इससे निकले हुए पार्टिकल्स जो हैं वो आपको आसपास की सेल्स में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आसपास की सेल्स में भी ये पार्टिकल्स पहुंच गए। ठीक है, अब क्या होगा, इन सेल्स में भी जो है वो नंबर ऑफ जो प्लैक फॉर्मिंग यूनिट्स हैं वो रेप्लिकेट करेंगी और वायरल पार्टिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे, है ना। जो सेल्स आपने बनाई हैं वहां पे एक तो ये यहाँ पे वायरस था ही था। ठीक है, जहाँ पे इसने सेल को लाइज कर दिया, इसके साथ ही जो आसपास की जो यहाँ पे आपकी सेल लाइज हो चुकी है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आसपास की सेल्स जो हैं उनमें जो नंबर है वो क्या हो गया, वो नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पे वायरस के पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए। तो आप देखेंगे कि ये सारी सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, जितनी भी सेल्स हैं ये, ठीक, वो क्या हो गई, लाइस हो गई। सेल्स क्या हो गई, लाइस हो गई। तो आप क्या देख सकते हैं, क्या बन गया है, ब्लैक जो है वो आपको बना हुआ दिखाई देगा। समझ गए आप कि नहीं समझे आप? तो पहले में हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, फेज जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है सिंगल सेल को। ठीक है, और वो जो यहाँ पे एक सेल को किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फेज ने रिप्रोड्यूस किया सेल्स में। टिपिकली वो 50 से ज्यादा फेज बना देता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 50 से ज्यादा जो है वो फेज बन गए होंगे। कितने, 50 से ज्यादा फेज यहाँ बन गए होंगे। ठीक है, फिर लाइस हो गई सेल, यहाँ पे क्या हो गया, सेल का लाइसिस हो गया, है ना, सेल लाइस हो गई। फिर क्या हो गया, फेज जो है डिफ्यूज हो गए आसपास के सेल्स पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेज रिप्रोड्यूस किए और हर एक सेल में 50-50 एडिशनल प्रोजेनीज बना दी। और फाइनली ये सेल्स भी जो हैं वो लाइस हो गई, रिलीजिंग मोर फेजेस। अब वो और ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज होंगे अपने आसपास की सेल्स में। और यहाँ पे आपको एक सर्कुलर सा एरिया दिखाई देगा, आप यूं ही बना लीजिए, सर्कुलर सा एरिया जो है वो दिखाई देगा, जिसको हम अब क्या कहते हैं, इसी सर्कुलर एरिया को हम प्लेक या प्लैक या प्लेक, जो भी आपको कहना हो वो हम बोल देते हैं। चलिए, आपको समझ आया नहीं आया? ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर उसमें आपको ऑब्टेन करना है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन योर प्लैक फॉर्मिंग यूनिट इन अ पर्टिकुलर सैंपल, तो सैंपल को डाइल्यूट जरूर करना पड़ता है। अगर आप प्लैक फॉर्मिंग यूनिट ऑब्टेन करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में, तो सैंपल को डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या देखिए देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा हर बात को, है ना।
ये मैं यहाँ पे क्या 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 किया जाएगा, फिर से बता देती हूँ। अगर इफ यू वांट टू ऑब्टेन लाइक पीएफयू, ओके, ऑब्टेन करना है आपको पीएफयू, ठीक, इन अ पर्टिकुलर सैंपल, ऑब्टेन, मैंने सही से लिखना चाहिए था, टू ऑब्टेन PFU in a particular sample, okay। अगर एक पर्टिकुलर सैंपल में आप PFU जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, सैंपल मस्ट बी डाइल्यूटेड, सैंपल को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो सैंपल जो है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, सैंपल मस्ट बी डाइल्यूटेड। सो यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अब आपको 10 फोल्ड डाइल्यूशन बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, 10 फोल्ड का जो है वो डाइल्यूशन बनाना है, 10 फोल्ड, ऐसे 10⁻⁻⁻1 लिख दीजिए। अगर आपको 10 फोल्ड का डाइल्यूशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 1.0 ml जो सैंपल है, उसमें मिक्स कर देंगे 9.0 ml डाइल्यूएंट, ओके, इतना कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये डाइल्यूएंट है, ये सैंपल है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। सैंपल मस्ट बी डाइल्यूटेड, अगर आपको पीएफयू पर्टिकुलर सैंपल का ऑब्टेन करना है तो, है ना। आपको जानना है कि कितना जो है वो इन्फेक्टेड सेल है। ब्लैक एसे में क्या किया जा रहा है, यही देखने की कोशिश की जा रही है कि कितनी सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब पीएफयू क्या है, क्या आप क्या फॉर्म बताया मैंने कि प्लेग फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। उसके लिए सैंपल मस्ट भी क्या होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूट के लिए आप 1.0 ml का सैंपल है तो उसको 9.0 डाइल्यूट के साथ डाल दीजिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास अगर आपको ये 10 फोल्ड के लिए हुआ, अगर आपको 100 फोल्ड का चाहिए, 100 फोल्ड का चाहिए भाई, तो ये हो गया 100 माइनस 10 - 2, नॉट 100 - 2, ओके, वेट करिए जरा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 10 - 2 होगा ना कि 100 - 2 होगा, अंडरस्टैंड। यहाँ पे 10 का फोल्ड का चाहिए था आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 - 2, ठीक। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आप 0.1 ml जो है सैंपल को मिक्स करेंगे 9.9 ml डाइल्यूएंट के साथ, समझ गए। चलिए, अगर इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी 10⁻⁻2 -3 -5 इस तरह से करना है, तो आप इसी तरह से देखिए, आपको इसी तरह से जो है वो सैंपल लेने पड़ेंगे और आप डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो बनाते रहेंगे। चलिए, हर एक केस में 1 ml जो है वो डाइल्यूटेड कल्चर यूज किया जाता है। कितना टोटल कितना बन रहा है, 1 ml डाइल्यूटेड कल्चर जो है वो यूज किया जाता है। और हर एक डाइल्यूशन को जो है एनालाइज किया जाता है प्लैक्स के लिए, ठीक। हर एक प्लैक जो है रिप्रेजेंट करता है इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ वन बैक्टीरियल सेल बाय वन बैक्टीरियोफेज, ठीक। चलिए देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मैं आपको जरा बना के ही दिखा देती हूँ। देखिए, ये है आपके पास एक टेस्ट ट्यूब, ओके। इसी तरह से हम लेते हैं, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, पेशेंस रखिए थोड़ा, ओके। देखना है तो फिर भाई थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे देख लीजिए कि मैम टेस्ट ट्यूब तो बड़ी सुंदर सुंदर बनाई जा रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बन रही है, पसंद नहीं आ रही है, देखो, ठीक है। कैसी भी अलग अलग शेप की बनाई है हमने सारी की सारी, ठीक है। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 बना दी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर डाइल्यूशन देखिए, यहाँ से ये लिया, यहाँ से मैं इसको एग्जैक्टली आपको अगर मैं शेड्स में दिखाती तो ये काफ़ी डार्क शेड रहता, और यहाँ से धीरे 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 जो है वो शेड जो है वो कम 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 होने लगता, लाइट होने लगता, समझ के। तो यहाँ से यहाँ, ठीक। अब क्या किया गया, डाइल्यूशन के लिए 1.0 ml है, ठीक। और यहाँ से भी आप ले लेंगे आगे को, तो यहाँ से भी आगे आपने लिया 1.0 ml, ओके। यहाँ से आगे उठाएंगे तो यहाँ से आगे भी आप 1.0 ml ही उठाएंगे, यहाँ से आगे भी आपने उठाया 1.0 ml, ठीक है। और यहाँ से भी आगे आपने उठा दिया 1.0 ml, ठीक। तो डेफिनेटली इन सब में 9 ml डाइल्यूएंट जो है वो डाला गया होगा, ठीक। यहाँ से एक एक करके आप उठाते गए, बाकी डाइल्यूएंट जो है वो 9 ml होगा, ठीक। तो क्या कहा है कि अगर आपको प्लैक फॉर्मिंग यूनिट देखनी है तो मस्ट बी डाइल्यूटेड होना चाहिए आपका सैंपल।
तो आपने 1 ml यहाँ से लिया, इसमें डाल दिया, इसमें 9 ml था, ठीक। अब इस ये डाइल्यूट हुआ, यहाँ से और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट ही कर रहे हैं। यहाँ से 1 ml उठाएंगे, आगे डालेंगे, वो थोड़ा और डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि देखिए आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है वो डाइल्यूशन फैक्टर जो है, आप डाइल्यूट इसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक। फिर अगर मैं चलिए इस पे देखूंगी, जैसे यहाँ से मैंने 1 ml जो है वो निकाला, ठीक है। तो मैंने इसको देखा, रखा, इसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो मुझे बहुत सारे जो है वो प्लेग काउंट हुए, टू मैनी प्लेग काउंट, ओके। बहुत सारे प्लेग जो हैं वो मैंने काउंट करे, ठीक। फिर मैंने जब इसको देखा तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे थे, तो बहुत सारे मतलब मुझे एक एवरेज चाहिए था जिससे कि मैं अच्छे से देख भी पाऊँ, निकाल भी पाऊँ, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो मुझे 25 प्लेग्स जो हैं वो नज़र आए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया, यहाँ पे मुझे प्लेग ही नज़र नहीं आए, ओके। यहाँ पे मुझे प्लेग जो है वो, यहाँ भी 1 ml मैंने देखा, तो यहाँ मुझे प्लेग जो है वो नज़र नहीं आए। अगर मैं डाइल्यूशन फैक्टर की बात करती हूँ ना, कि डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, ठीक। तो देखिए टोटल वॉल्यूम जो है वो सब में कितना है, 10 ml है। 10 ml का टोटल वॉल्यूम है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सभी में कितना है, 10 ml का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ से 1.01 डाइल्यूशन जो है यहाँ पे कितना है, ये आपका टोटल वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे ये आपका टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अगर उसके बाद मैं डाइल्यूशन की बात करूंगी ना, 6 के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये बनेगा 10⁻⁻1, है ना। फिर 10⁻⁻2, फिर -3, -4, और यहाँ तक ये -5 तक जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं डाइल्यूशन फैक्टर की बात करूंगी, तो वो उसी तरह इसके लिए जैसे 10⁻⁻2 डाइल्यूशन कर दो, -3 कर दो, 10⁻⁻4 कर दो, 10⁻⁻5 कर दो, यहाँ 10⁻⁻6 हो गया होगा। डाइल्यूशन फैक्टर की बात करूंगी कि डाइल्यूशन फैक्टर कितना कितना रहेगा, तो डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो यहाँ इसको पॉजिटिव 1, 10⁻2, 10⁻3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए क्या किया, ये जो 10.3 वाला जो डाइल्यूशन है आपका है, ठीक है, एग्जैक्टली कहूँ मैं कि आपका 10.3 वाला जो डाइल्यूशन रहेगा, ठीक। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये 10.1, ये तो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूशन तो यहाँ से शुरू हुआ है, एग्जैक्टली है ना। डाइल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है, ये आपका पहला था बिल्कुल, जो बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं था, ठीक है, एज इट इज था, ठीक। इसको नहीं मैं कहूँगी, यहाँ से डाइल्यूशन जो है शुरू हुआ है, तो ये 5 तक जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो है आपका, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ये बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं है, यहाँ से आगे आगे हमने डाइल्यूट किया है, ठीक। तो जो आप यहाँ पे ये थर्ड पे जो ले रहे हैं आप, जहाँ पे आपका डाइल्यूशन जो है 10⁻³ है, ठीक। इसमें हमने देखा तो बहुत सारे प्लेग्स जो थे वो प्रेजेंट थे कि उनको काउंट किया जा सके, ठीक। मतलब बहुत सारे प्लेग्स थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक। फिर और डाइल्यूशन फैक्टर 5 वाले में देखा आपने, जो 10⁻⁻5 का डाइल्यूशन था, और उसमें डाइल्यूशन फैक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा था, कि फेजेस जो थे वो काउंट नहीं हो रहे थे इन 1 ml ऑफ सैंपल। तो इसीलिए कोई भी प्लेग जो था वो हमें फॉर्म हुआ नहीं दिखा। यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ डाइल्यूशन फैक्टर है लेकिन बहुत सारे प्लेग है कि हम काउंट कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने लिया ये 1 ml सैंपल, किससे लेना सही समझा, ये जो 10⁻⁻4 वाला सॉल्यूशन है। तो यहाँ से ओरिजिनल बैक्टीरियोफेज डेंसिटी को जो है वो काउंट किया जा सकता है, ठीक। तो आपको कैसे काउंट करना है मैं बता देती हूँ। मतलब देखिए पहले वाले में तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे वाले जहाँ से काउंट कर पाए हम वहीं की बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको सिचुएशन दे दी गई होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या काउंट करना चाहती हूँ, बैक्टीरियोफेज डेंसिटी काउंट करना चाहती हूँ, है ना। बैक्टीरियोफेज डेंसिटी में काउंट करना चाहती हूँ, तो बैक्टीरियोफेज डेंसिटी में कैसे काउंट करूँगी। बैक्टीरियोफेज डेंसिटी काउंट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, प्लेग नंबर, प्लेग नंबर कितना है पर ml, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि प्लेग नंबर जो था वो कितना था, आप मुझे बताएंगे प्लेग नंबर जो था वो कितना था। 25 वहां पे जो है वो रहेंगे, 25 पर ml प्लेग थे, ठीक है। और डाइल्यूशन फैक्टर वहां पे था 10⁻⁴। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज डेंसिटी आ गया 25 × 10⁻⁴ ml, ठीक है।
ये आपका आंसर आ जाता है बैक्टीरियोफेज डेंसिटी का। ठीक, फिर बात करती हूँ मैं, ये आपको समझ गया आ गया कि आपको कैसे बैक्टीरियोफेज डेंसिटी देखनी है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। फिर आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, इन्फेक्शन जो है वो मल्टीप्लाई भी बहुत करता है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन भी आपके पास रहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ। ठीक है, तो जब फेज जो था आपने देखा अभी कि वो उसने क्या किया, एंटर किया वो बैक्टीरिया होस्ट में। ठीक है, मिक्सड हुआ अदर बैक्टीरिया के साथ भी, है ना। सो व्हेन फेज एंड द बैक्टीरिया होस्ट आर मिक्स्ड विद ईच अदर, देन बैक्टीरिया एंड फेज वो कोलाइड करते हैं रेंडमली। अब रैंडमली जब बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे रैंडमली, ठीक है, तो इन्फेक्शन होगा। तो जो परसेंटेज होती है बैक्टीरियल सेल्स की दैट विल बी इन्फेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेज एंड बैक्टीरिया। ओके, तो देखिए याद रखिएगा कि ऑन इन्फेक्शन बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया, लिख सकती हूं मैं, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज they collide randomly, collide they will collide randomly, okay, they will be a random collision, okay। तो फिर इससे क्या होगा, फिर फेज इन्फेक्शन होगा। ठीक है, फेज इन्फेक्शन हो गया। ठीक, अब परसेंटेज जो होगा ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट विल बी इन्फेक्टेड, हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट विल बी इन्फेक्टेड, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट विल बी इन्फेक्टेड, ये लार्जली डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज का कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना है उस पर ये बहुत ज्यादा ज्यादा डिपेंड करता है। समझ गया, चलिए ठीक है। तो जो एफिशिएंसी होगी बैक्टीरिया की, ठीक है, हायर जो देखिए हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेज एंड बैक्टीरिया मोर इज द इन्फेक्शन। समझ के ना आप, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा किसका, बैक्टीरिया का एंड फेज का, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, हायर इज द इन्फेक्शन, ये जनरली हम बोल देते हैं। ठीक, मोर ज्यादा ही होगा इन्फेक्शन, मोर इन्फेक्शन होगा। तो एफिशिएंसी जो है वो इन्फेक्शन की, वो ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेज पे डिपेंड करती है बट रेशियो पे भी डिपेंड करती है। तो एक आ गया डिपेंड्स अपॉन, ये फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए। इस पे सेकंड पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि जो बैक्टीरियल सेल कितनी इफेक्ट होगी, ये किस पे डिपेंड, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपका रेशियो कितना है। ठीक है, फेज टू बैक्टीरियल रेशियो। ठीक है, फेज टू बैक्टीरिया रेशियो पे भी डिपेंड करता है, और इस रेशियो को आप कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। क्या कहते हैं आप इसको, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। चलिए बताइए क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, और MOI आप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ले लूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर 1000 पेजेस हैं, ठीक है, और 100 जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, ठीक, तो MOI कितना बन जाएगा, 10 MOI जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास 500 ही पेजेस हैं जो ऐड किए गए हैं, ठीक, 50 के लिए, ठीक है, तो आपका MOI कितना आ जाएगा, MOI आपका आ जाएगा एक मिनट, 100 के लिए, सॉरी 100 के लिए आप 500 डाल दें तो आपका MOI डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 5 MOI आपका आ जाएगा। तो MOI जो है वो हाई भी हो सकता है, MOI हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो क्या इन्फेक्ट करेंगी, हाई MOI पे। ठीक है, मतलब ये फेज जो है इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल्स, तो डेफिनेटली MOI जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ के ना आप, समझ के क्या बोला मैंने, कि अगर फेज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत हाई MOI पे भी कभी कभी सारी की सारी सेल्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ये देर यहाँ पे स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से मैंने कहा
sometimes at very high MOI not all the cells will be affected. ये बात याद रख लीजिए. कभी कभी क्या होता है, sometimes you will see, you sometimes क्या many a times you will see कि क्या होगा at a very high MOI, बहुत ही ज्यादा MOI है. अब आप MOI जो है वो समझ चुके हैं, बहुत ही हाई MOI है, but not all the cells will be अफेक्टेड. बहुत सारी सेल्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं है. अब ऐसा जो है वो कब होगा, क्यों होगा, ठीक है. अफेक्टेड और इनफेक्टेड विल बी द एप्रोप्रिएट वर्ब. इनफेक्टेड आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक. यहाँ पे स्टैटिस्टिकल वेरिएशन जो है नंबर में देखने को मिलता है, ठीक, कि कितनी जो है फेज वो बाइंड कर पाएंगे हर एक सेल के साथ. जो चांसेस होते हैं फेज की बाइंडिंग के सेल के साथ वो रैंडम है. तो नंबर ऑफ फेज इन्फेक्टिंग ईच सेल वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा. तो जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसमें कुछ सेल्स जो हैं उनको 10 जो हैं फेज, देखिए हमने एवरेज कहा कि एट एन एवरेज कि आपने 1000, ये 1000 पड़े बाई 100 है, तो आपका MOI आया 10, एवरेज MOI है ये, ठीक है. बट इनमें से भी जरूरी नहीं है कि हर एक सेल को, ये ईच सेल के लिए, ईच सेल, ठीक है. और उस पे बैक्टीरियोफेज जो है वो कितने आ रहे हैं, हर एक सेल पे बैक्टीरियोफेज जो है वो कितने आ रहे हैं, 10 बैक्टीरियोफेज आ रहे हैं, ठीक है. तो 10 बैक्टीरियोफेज आएंगे. जरूरी नहीं है हर एक सेल पे 10 ही आए, किसी पे 9 आ सकते हैं, किसी पे 8, किसी पे 7, 6, 5, 4 एंड सो ऑन, इजंट इट, है ना. तो हम समझ सकते हैं कि जो मिनिमम, देखिए, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एवरेज इतना ही रहेगा. कई कई बार इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ऐसे में कुछ एक सेल ऐसी भी होंगी जिन पे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है, बट इस पे कोई भी बैक्टीरियोफेज जो है वो बाइंड नहीं किया है, ठीक है. ये हमने सिर्फ एवरेज कहा, लेकिन ऐसे भी सेल्स हो सकते हैं जिनपे कोई भी बैक्टीरियोफेज जो है वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, तो मिनिमम फ्रैक्शन, ठीक है, जो मिनिमम फ्रैक्शन होगा सेल्स का जो कि इन्फेक्शन को एस्केप कर सकती हैं स्टैटिस्टिकल वेरिएशन की वजह से, उनको कैलकुलेट करने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्या बोला मैंने, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्यों करेंगे हम, ठीक है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है ऐसी सेल्स को देखने के लिए जो कि स्टैटिस्टिकल वेरिएशन की वजह से इन्फेक्शन को एस्केप कर जाएंगी, ठीक है. और ये पॉइसन हो गया अप्रोक्सीमेशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. कि नॉर्मल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिया जाता है कि अप्रोक्सीमेट जो है इतना ही बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इतना ही वायरस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, समझ के. तो अब इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की एक सेल की कितना है वो कैसे देखा जाएगा, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेल रिसीविंग नो फेजेस एंड रिमेनिंग अनअफेक्टेड, वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ये पी नॉट की बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं है, वो होती E-MOI, ठीक है. कि प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग की ये सेल बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, इसकी है E-MOI, ठीक है. MOI क्या हो गया आपका, एवरेज नंबर ऑफ पेजेस पर सेल, ठीक है. अगर आपके पास MOI जो है वो 5 है, ठीक, तो इसका मतलब है इट मींस P नॉट जो है वो आपका क्या हो गया, बताइए, E-5 जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 0.0067 के परसेंट बराबर, और आप बोल सकते हो 0.67% ऑफ द सेल्स विल रिमेन अनअफेक्टेड, ओके. अगर आपका MOI जो है, अगर इफ MOI जो है आपका वो क्या है, 1 है, ठीक है. तो MOI 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, P नॉट क्या हो जाएगा, E-1, ओके. और इसका आपका आएगा एटलीस्ट कितना, 37% जो है सेल्स जो हैं वो अनइन्फेक्टेड रहेंगी, ठीक है. मतलब 63% सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगी अगर MOI जो है वो 1 होगा. अगर MOI 1 होगा तो 63% सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगी, जबकि आपकी 37% जो हैं वो अफेक्टेड होंगी. इस तरह से निकाला जाता है ये, ठीक है, कि 0.007 5 है तो, ठीक,
ये इस तरह से रहता है। तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा E5, ठीक, क्या हुआ, ई एग्जैक्टली ई क्या हुआ, ठीक है। अब आप समझते हैं कि ई क्या होता है। जब आप आ लगाते हैं लॉग, जब भी आप ई लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, हम लॉग लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से रहेगा, समझ के आप। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज स्टॉक इज डाइल्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर कि 0.1 ml ऑफ फेज स्टॉक उसको डाइल्यूट किया गया। ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या लिखा है, 0.1 ml है फेज स्टॉक का, उसको डाइल्यूट किया गया 9.9 ml, कितने में, 9.9 ml ऑफ डाइल्यूशन बफर, ठीक है। फिर मेकिंग अ टोटल वॉल्यूम इन दिस फर्स्ट डाइल्यूशन ट्यूब ऑफ 10 ml, ओके। फ्रॉम दिस फर्स्ट डाइल्यूशन ट्यूब 0.1 ml इज विदड्रॉन, ओके, और डाइल्यूट किया गया सेकेंड ट्यूब को जिसमें 9.9 ml था। 0.1 ml लिया गया, 9.9, ओके, फिर 10 हो गया। सेकंड से फिर 0.1 जो है लिया गया, थर्ड पे डाला गया जिसमें फिर 9.9 ml का डाइल्यूशन बफर है। इस तरह से थर्ड से अब आपने लिया 1.0 ml, विड्रॉ किया गया, उसको 9.0 ml जो है वो आपका फोर्थ प्लेट में डाल दिया गया। फाइनली 0.1, इससे फोर्थ से भी 0.1 ml जो है विड्रॉ किया गया फोर्थ डाइल्यूशन से भी, और उसको डाल दिया गया, प्लेट कर दिया गया बैक्टीरियल सेल्स पे, तो इंक्यूबेट किया गया उसको फिर प्लेट पे ओवरनाइट, और 180 प्लेग्स जो थे वो काउंट किए गए। तो टिटर जो होगा, इन्फेक्शन कितना हुआ है बैक्टीरियोफेज स्टॉक का, वो कैसे देखेंगे आप। तो जो मैंने अभी आपको बनाया था, ट्यूब बनाया था ना, वो उसी ट्यूब को आप फिर से बनाएंगे उसी तरह से। कितनी बनाई है यहाँ पे, चलिए मैं बना देती हूँ, 1 2, ओके 3। मैम आपकी टेस्ट ट्यूब बहुत गजब है, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमारा आ गया प्लेट, ओके। तो क्या किया गया, सबसे पहले क्या लिखा है कि 0.1 ml जो है वो ले लेना है, ठीक है। फिर दूसरी बार भी 0.1 ml ही जो है वो ले लेना है। फिर तीसरी बार भी 0.1 ml ही जो है वो ले लेना है। और चौथी बार, फोर्थ में जो है वो 1.0 ml भेजा है। अब यहाँ पे ये तो आपका फेज स्टॉक था पहला, फिर इसमें 9.9 ml है, इसमें 9.9 ml है, इसमें 9.9 ml है, ये आपका 9.0 ml आ गया, ठीक। अब इसमें 180 प्लैक्स जो थे आपके पास गिवन है कि वो आए होंगे, ठीक है। ये हो गए इतना पूरा, ठीक। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ठीक है, ओवरऑल डाइल्यूशन को पहले काउंट करिए। ओवरऑल जो डाइल्यूशन है, ओवरऑल डाइल्यूशन जो है वो कितना है, ठीक। तो देखिए 0.1 पे 10 ml आया, ठीक। फिर इंटू 0.1 ही है, फिर उस पर भी 10 ml है, फिर 0.1 ही है, उस पर भी 10 ml है, देख सकते हैं ना। फिर आपका कितना है, 1 है, फिर उस पर 1.0 है, 10 ml है। तो आपका टोटल अगर मैं काउंट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻², ठीक है। ये भी आपका 1 × 10⁻² ही आएगा, और ये भी तीसरा भी आपका 1 × 10⁻² आएगा। फिर चौथा आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻1। तो ये आपका बराबर आ गया, देखिए 2 4 6 7, 1 × 10⁻⁻7 आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक। फिर क्या करेंगे, नंबर क्या है, नंबर ऑफ फेज ले लीजिए पर ml इन स्टॉक सस्पेंशन, ये निकालना था ना आपको, नंबर ऑफ फेज पर ml इन द स्टॉक सस्पेंशन कितना है, ठीक। कैसे निकालेंगे सस्पेंशन, ठीक है। इसके लिए क्या करिए, नंबर ऑफ प्लाक कितना है निकाल लिया है, और इनटू पर ml ना, पर ml, नंबर ऑफ प्लाक इंटू 1 ml ले लीजिए, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर ले लीजिए। बताया था आपको डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर आपने निकाल लिया है, तो इसका हो जाएगा आपका 180 आपको गिवन है, फिर मल्टीप्लाइड बाई आपका 1 × 10⁻1 × 10⁻7 आप ले लेंगे डाइल्यूशन फैक्टर, जितना 10⁻⁻7 अगर आपका डाइल्यूशन है तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर 10⁻7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 180 × 10⁻8 फेज पर ml, है ना। और इसको भी आप लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻10 फेज पर ml, ठीक है। मैथ्स आता है ना थोड़ा बहुत। फेज स्टॉक जो है टीटर ऑफ 1.8 × 10⁻10 फेज पर ml है, और ये आपका PFU पर ml है।
तो ये हो गया, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो आज के लिए देखिए इतना ही। और अगर आप अनअकैडमी पे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है डिटेल पेड क्लासेस की आपकी स्क्रीन पे। इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा। जाइए मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करिए, शी इज अ ग्रेट मेंटोर और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगी। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पेपर नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अब आपको हम देंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो हैं जितने भी हैं आपको वो मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए धन्यवाद आपका और मिलते हैं आपसे बाद में अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।